So student, today we are going to discuss the last topic of your respiratory system and that is very important. लंग कैंसर भाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर सिस्टम के साथ रिलेट करवाते हैं। मैं अभी आपको करवा के भी दिखाता हूँ ना। तो इस टॉपिक में से भी एमसीक्यूज 110% एमएलई के अंदर आते ही आते हैं। एडिनोकार्सिनोमा मुझे आया था, किधर लिखा हो ये एडिनोकार्सिनोमा, इसमें से मुझे एमसीक्यूज आता है रियल एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा इसके इतने ज्यादा एमसीक्यूज हैं। यू वर्ल्ड के अंदर स्टेप 1 में भी बहुत हैं, स्टेप 2 के अंदर भी काफी ज्यादा है। स्टेप 1 में ज्यादा, स्टेप 2 में कम है, लेकिन है फिर भी काफी ज्यादा है। एनआरई के अंदर भी इसके काफी ज्यादा एमसीक्यूज हैं, मतलब प्रैक्टिस जो उनकी वो एनआरई एसेंस वाली बुक है ना। तो एक दफा टॉपिक कर लो, आपके सारे मसले हल हो जाने। और इसमें काफी सारी चीजें ऐसी जो आपने मेमोराइज करनी। हाँ भाई, सेंट्रल कौन से हैं, पेरिफेरल कौन से हैं, रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, सिम्टम्स कौन सी हैं, एंड जो पैरानियोप्लास्टिक ट्यूमर्स हैं वो कौन से हैं, SIADS किसमें हो सकता है, लैम्बर्ट ईडन सिंड्रोम किसके अंदर हो सकता है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपने मेमोराइज भी करनी है और साथ उनको समझ भी लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लंग कैंसर। बच्चों जो भी हमारे पास कैंसर होता है ना, कैंसर के अंदर हमेशा 2-3 चीजों का हम खास ख्याल रखते होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसके रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब भी आपने ट्यूमर करना हो ना, तो ये क्योंकि देखो ट्यूमर के बारे में हम जैसे सिंक्रोनाइज तरीके से मेडिसिन पढ़ते होते हैं ना, इस ट्यूमर्स को ऐसे नहीं पढ़ा जाता, या ऑन्कोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ी जाती। मेडिसिन के अंदर हम ऐसे करते हैं ना कि पहले हम उस डिजीज को डिफाइन करते हैं, फिर उसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं, फिर उसके सिम्टम्स देखते हैं, कॉजेज देखते हैं, फिर आगे डायग्नोस करते हैं और ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि हमें उस डिजीज के बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन बच्चे जो ट्यूमर्स होते हैं ना, चाहे वो आपके एंडोक्राइन के हैं, चाहे वो आपके पास रिस्पायरेटरी के हैं, चाहे वो आपके पास नर्वस सिस्टम के हैं, ट्यूमर्स के ये इनकी नेचर होती है कि हमें इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। किसी ट्यूमर की हमें जीन का नाम पता होता है, किसी ट्यूमर के हमें सिम्टम्स का पता होता है, किसी की मेटास्टेसिस का पता होता है, किसी के रिस्क फैक्टर्स का पता होता है, किसी के मैस इफेक्ट का पता होता है, किसी के फंक्शनल इफेक्ट का पता होता है, किसी के हमें ट्रीटमेंट का पता होता है, किसी के अंदर हमें मतलब के डायग्नोस को हम एग्जैक्ट कर पाते हैं। तो मतलब ट्यूमर्स के बारे में, एक ट्यूमर के बारे में हमें सारी चीजें नहीं पता होती। देखो अगर हम सारी चीजें डिस्कवर कर लेना उस ट्यूमर के बारे में, तो फिर तो हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट ही पॉसिबल हो जाए, समझ लें। इसलिए जो ट्यूमर्स हैं इनकी हमें हाफ जो चीजें हैं वो अभी तक डिस्कवर हुई हैं, फिर उन्हीं चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है, उन्हीं को हमने मेमोराइज करना होता है। तो ऑन्कोलॉजी को याद रखना मतलब कि मेमोराइज या इसमें रट्टा लगाना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंसेप्ट तो इनमें एज इट होते नहीं है। तो आओ बच्चों, कैसे कैसे हमने सर इनको याद करना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज है, लीडिंग काज ऑफ द कैंसर डेथ, कि अगर किसी कैंसर की वजह से आपके पास डेथ होती है बच्चों, वो लंग कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द डेथ इन पेशेंट्स ड्यू टू ट्यूमर इज द लंग कैंसर, चाहे वो आपके पास मेल है, चाहे वो हमारे पास क्या है, फीमेल है। सबसे ज्यादा बच्चों जो डेथ होती है वो आपके लंग कैंसर की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं कि सर दूसरी बच्चों आपने जो चीज देखनी है इसमें वो है रिस्क फैक्टर। तो पहले रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आए। यूएस फैमिली वाले बच्चों जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। मैं आपको लास्ट पे जाके रिस्क फैक्टर्स, एरो एमसीक्यूज, हिस्टोलॉजिकल एमसीक्यूज, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मतलब ये सारे एमसीक्यूज की ना डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं। उनमें से एक कैटेगरी आती है रिस्क फैक्टर्स की, कि जो डिजीजेज होती है ना उनके रिस्क फैक्टर्स पूछे जाते हैं। और इनके ऊपर मैं तो, अब आप लोगों को भी शायद आइडिया है, मैं रिस्क फैक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा एम्फिसाइज करता हूँ। क्योंकि देखो अगर आपको डिजीज के रिस्क फैक्टर का पता चल गया है, तो अगर मैं रिस्क फैक्टर को ही पहले कम कर दूं, तो पेशेंट के अंदर जो डिजीज की डेवलपमेंट है वो ही कम हो जाती है। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि सर पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटिस का, और डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क फैक्टर क्या है बच्चों, ओबेसिटी है, सेकेंडरी लाइफ स्टाइल है, या मैं कहता हूँ स्मोकिंग है, या जंक फूड है। तो अब ये रिस्क फैक्टर्स है जो डायबिटीज मेलाइटिस काज करवा सकते हैं। अगर मैं रिस्क फैक्टर्स को कम कर दूं तो वो डिजीज पेशेंट के अंदर डेवलप ही नहीं होगी। इसलिए बच्चों इवन जो आपके ट्यूमर्स हैं, जो कैंसर्स हैं, इनके भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर देंगे ना, तो पेशेंट की जो डिजीज की डेवलपमेंट है वो भी कम हो जाती है। और डिजीजेस के रिस्क फैक्टर आपने याद रखने हैं। स्टेप 1 के लिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, पैंक्रियाज, लंग कैंसर, उसके बाद एक और टॉपिक है, इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ओ सॉरी, हेमरेजिक स्ट्रोक, उसके रिस्क फैक्टर्स। ये 5 जो टॉपिक्स हैं ना, इनके रिस्क फैक्टर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लंग कैंसर के तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लेने। एमआई की मैं आपको बता चुका हूँ, पैंक्रियाज की करेंगे, और स्ट्रोक के हम न्यूरोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, रिस्क फैक्टर कैंसर जिनकी वजह से ट्यूमर कैंसर हो सकता है बच्चों, तंबाकू स्मोकिंग, मोस्ट कॉमन काज इज द स्मोकिंग। उसके बाद सर सेकंड हैंड स्मोक, वही बात है, स्मोकिंग की वजह से
रेडिएशन के साथ साथ अगर एक्सपोजर है, अगर एक फीमेल है वो बार बार चेस्ट एक्सरे करवा रही है, या वो बार बार मतलब कि लेजर थेरेपी करवा रही है, कॉस्मेटिक थेरेपी करवा रही है बार बार, तो मतलब रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो रहा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी रेडिएशन के साथ अगर बार बार एक्सपोजर हो ना, तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से पेशेंट के अंदर ट्यूमर्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी पहला स्मोकिंग, दूसरे नंबर रेडिएशन, तीसरे नंबर बच्चों रेडोन एंड द एस्बेस्टोस। अब इसमें से जो ये रेडोन है ना, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, तो काइंडली इसको याद रखना, ठीक है। बाकी चूंकि एस्बेस्टोस बंदे को याद रहता है, हम निमोकोनियोसिस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, मेसोथेलियोमा के अंदर आगे हमने पढ़ना भी है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एस्बेस्टोसिस की वजह से हमारे पास वो स्पेसिफिक ट्यूमर्स पेशेंट के अंदर होते हैं। तो ये भी रिस्क फैक्टर है। अगर एस्बेस्टोस का मैं पेशेंट के साथ एक्सपोजर कम करूंगा तो पेशेंट के अंदर वो वाला मेसोथेलियोमा या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप नहीं होगा। आगे बच्चों पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ये वाला भी। अगर किसी पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या पेशेंट के अंदर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है, 60-65 साल बंदे की एज है ना, उसके अंदर लंग कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। ये काइंडली याद रखिए, ठीक है। इसके बाद सर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी पेशेंट की क्या होती है फैमिली हिस्ट्री में, ये है कि उनको लंग कैंसर ही आता जा रहा है, तो जाहिर बात है फिर इन पेशेंट्स के अंदर भी लंग कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं मैं आपको ये क्वेश्चन ना कि सर स्मोकिंग तो काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं उनमें कैंसर डेवलप होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। तो बच्चों उसका रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो पीछे है फैमिली हिस्ट्री। कि अब एक पेशेंट देखो, जो जब मैंने फैज और जरिया वाली आपको एग्जांपल भी दी थी कि दोनों लेट्स सपोज स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जरिया को लंग कैंसर हो जाता है, फैज को नहीं होता, करते दोनों स्मोकिंग है। तो सर ऐसा क्या रीजन हुआ है? जो डॉक्टर जरिया था बच्चों, उसकी जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन थी ना वो इस तरह की थी कि उसके अंदर ट्यूमर डेवलप हो सकता था। अब डॉक्टर फैज की जेनेटिक चेंजेस ऐसी नहीं थी, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसी नहीं थी उसकी जीन्स की कि उसमें ट्यूमर डेवलप हो जाए। तो ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फैमिली हिस्ट्री भी है पेशेंट की, साथ अगर स्मोकिंग करेगा तो उसके अंदर क्या है 90% चांसेस है कि कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये रिस्क फैक्टर क्या रखने हैं आप यहाँ पर याद रखने हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर ट्यूमर डेवलप होता है, लंग कैंसर डेवलप होता है, तो पेशेंट किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है? बच्चों सबसे पहले कफ, और इसको आपने लिखना है ड्राई कफ। ड्राई कफ मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ आपने याद रखना अगर इस तरह की हिस्ट्री के साथ आ रहा है। दूसरे नंबर पर हीमोप्टाइसिस, ठीक है बच्चों, अगर उसके स्पूटम के अंदर कफ आ रही है, तो सॉरी ब्लड आ रहा है, उसको हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना हीमोप्टाइसिस के बारे में आपको अक्सर एक चीज बताता होता हूँ कि जब भी हीमोप्टाइसिस होती है ना, तो आपने 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोज अपने माइंड के अंदर जरूर रखने। कौन कौन से? वैसे तो काफी सारे होते हैं, एक आपने ब्रोंकिएक्टेसिस को काइंडली याद रखना है, और दूसरे नंबर आपने लंग कैंसर को याद रखना, ठीक है। ज्यादातर इनके अंदर हीमोप्टाइसिस ना क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है, वैसे और कंडीशंस के अंदर भी होती है। तो सर पहली सिम्टम ड्राई कफ है, दूसरा उसकी कफ के अंदर ब्लड भी आना शुरू हो गया है। तीसरे नंबर पर पेशेंट के अंदर बच्चों ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जाहिर बात है सर, अगर ट्यूमर डेवलप होगा, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा लंग ड्रा करें, और इस लंग के अंदर ये जा रहे हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, अगर इस एपिक्स वाले एरिया के अंदर ट्यूमर डेवलप होगा, तो जाहिर बात देखो बच्चों, इसके जो नीचे ब्रोंक्यूल थे वो क्या हो गए? वो कंप्रेस हो गए। अगर ये कंप्रेस होंगे तो क्या एयर अंदर जा सकती है? सर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है? रिस्पिरेटरी फेलियर वाली। What are the symptoms of the respiratory failure, sir? There are different types of the respiratory failure, लेकिन जो मेन चीज होती है वो है डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा सर? ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट में रिस्पिरेटरी फेलियर वाली सिम्टम आएगी। ये आपने याद रखनी। वीजिंग, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी आपके पास रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे हमें एस्थमा के पेशेंट के अंदर देखा था ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो या आपके पास रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो बच्चों, तो वहां पर ल्यूमन कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, जब वहां से एयर गुजरती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो दैट इज अ विजिंग दैट यू कैन सी इन द पेशेंट ऑफ लंग कैंसर एज वेल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जब आप इसका चेस्ट एक्सरे कराओगे तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको क्या है? कॉइन जैसी अपीयरेंस आपको वहां पर नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा सर जब मैं इसका चेस्ट सीटी स्कैन कराऊंगा, ये मतलब ना इन्वेस्टिगेशंस भी यहाँ पर साथ ही लिख दी हैं। तो लंग कैंसर के लिए वैसे हम जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ना, एक तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स करते हैं, पेशेंट कफ के साथ आता है, प्रोलॉन्ग कफ है, हेमोपेटाइसिस है, वेट लॉस हो रहा है, रिस्पिरेटरी फेलियर वाली सिम्टम है, वीजिंग हो रही है। उसके बाद आपने सबसे पहले करवाना एक्सरे, एक्सरे के बाद सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के बाद बायोप्सी। ये 3 हम इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं लंग कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है बच्चों। एक्सरे सीटी स्कैन आपने क्या रखना है यहाँ पर? याद रखना है। सीटी स्कैन कराओगे तो आपको नॉन कैल्सिफाइड नड्यूल्स, मतलब आपको ये जो डिफरेंट टाइप्स के नड्यूल्स होंगे ये सीटी स्कैन के ऊपर आपको नड्यूलर फाइंडिंग्स नजर आएगी, देखो ना, क्योंकि ट्यूमर है, ये ट्यूमर हमारे पास नड्यूल शेप की होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मेटास्टेसिस।
अब यहाँ पर ना हमें दो टाइप की मेटास्टेसिस देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर मेरे लंग कैंसर के अंदर, सॉरी लंग कैंसर कह रहा हूँ, अगर मेरे लंग्स के अंदर ट्यूमर है तो वो किन किन साइड्स की तरफ जा सकता है। मतलब कि एक बंदा है, उसके लंग्स के अंदर कैंसर बना हुआ है। अब जब लंग में के अंदर कैंसर बनेगा तो आपकी बॉडी की ये दूसरे किन ऑर्गन्स की तरफ जा सकता है, पहली चीज हमने ये याद रखनी है। इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस टुवर्ड्स अदर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम योर लंग्स। फिर जो हम दूसरी मेटास्टेसिस डिस्कस करेंगे वो ये है, लंग्स के अंदर कैंसर नहीं है, पेशेंट के अंदर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है, पेशेंट की क्लोन के अंदर कैंसर है, या ब्लैडर के अंदर कैंसर है। तो बच्चों ये तीन ऐसी साइट्स हैं जहां पर अगर ट्यूमर डेवलप होता है, कैंसर डेवलप होता है, तो ये आपके लंग्स की तरफ क्या कर सकते हैं, मेटास्टेसिस कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर अगर कैंसर के अंदर, लंग के अंदर है कैंसर, तो किन एरियाज की तरफ या किन ऑर्गन की तरफ डेवलप ये जा सकता है, मेटास्टाइज कर सकता है बच्चों, वो आपने देखना है। पहले बच्चों आपके पास आता है लीवर, उसके बाद आता है सर एड्रीनल ग्लैंड, तीसरे नंबर आपकी बोन्स, चौथे नंबर पर आपके पास आता है ब्रेन। तो ये जो चार साइड्स हैं, लीवर, ब्रेस्ट, सॉरी एड्रीनल ग्लैंड, बोन एंड ब्रेन, जिसको वैसे मैंने लैब वाला एक निमोनिक था, शायद आपको पहले लिखवाया भी हो कहीं पर। तो ये इस तरह का लबडब नहीं, ये लैब है, ये डबल बी वाली लैब है। तो लीवर, एड्रीनल, बोन, ब्रेन, ये चार ऐसी साइट्स हैं, अगर आपके लंग्स के अंदर कैंसर है तो ये इनकी तरफ जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं कि अगर मेरे पास पेशेंट की ब्रेस्ट के अंदर, कोलन के अंदर, प्रोस्टेट के अंदर, या ब्लैडर कैंसर है, अगर ये चार कार्सिनोमाज है ना, ब्रेस्ट, कोलन, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर, तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये कैंसर, ये आपके लंग्स की तरफ मेटास्टाइज कर सकते हैं। मतलब ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है ना, तो आपको लंग कार्सिनोमा भी हो सकता है। कोलन कार्सिनोमा है जो कि एल्डर्स के अंदर बहुत कॉमन है, आपको लंग कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है, लंग कैंसर हो सकता है। ब्लैडर का कार्सिनोमा है, लंग कैंसर हो सकता है। तो ये आपने साइट्स याद रखनी है जहां से ट्यूमर या जो कैंसर है वो आपके लंग्स की तरफ मेटास्टाइज कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं सर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस। बच्चों कॉम्प्लिकेशन ये है, अगर किसी पेशेंट के अंदर लंग कैंसर डेवलप होता है तो उस पेशेंट के अंदर और हमें क्या सिम्टम नजर आ सकती हैं। सबसे पहले भाई, पेशेंट के अगर सुपीरियर मतलब एपिक्स के अंदर ट्यूमर बना हुआ है तो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम पेशेंट के अंदर हो सकता है। उसके बाद ये इनको आगे जाके एक एक को डिस्कस हमने करना है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है, पैनकोस ट्यूमर डेवलप हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, उसके बाद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेशन हो सकती है, और लास्ट पेशेंट के अंदर एफ्यूजन डेवलप हो सकती है। इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप है ना, तो आप ये सारी चीजें या इनमें से कोई एक एक कैंसर से स्पेसिफिक जो होती है ना वो डेवलप हो सकती है। लेकिन जैसा कि अगर आपके एपिक्स के अंदर ट्यूमर बना हुआ है ना, तो आपको पैनकोस ट्यूमर हो सकता है, आपको हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, आपको स्पिरोवेना केवा सिंड्रोम हो सकता है, आपकी जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वो कंप्रेस हो सकती है, आपको होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। तो इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन है, इनको आगे जाके भी हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं, जो ट्यूमर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होते हैं सेंट्रल एंड द अदर वन इज द पेरिफेरल ट्यूमर। क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्यूमर से हमारे पास क्या होते हैं, सेंट्रल होते हैं, और दूसरे ट्यूमर हमारे पास हो सकते हैं पेरिफेरल। अब काइंडली स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो जिन कार्सिनोमास का जो मतलब के स्टार्ट एस से होते हैं ना, वो आपके पास सेंट्रल होते हैं। मतलब सेंट्रल का मतलब है ना, यहाँ पर इस एरिया के अंदर हाइलम के पास पास वो ट्यूमर जो है ना वो ज्यादा डेवलप करते हैं। पेरिफेरी वाले कौन से, जो प्लूरल कैविटी के पास ज्यादातर डेवलप करते हैं, जैसे आपका मेसोथेलियोमा हो गया, लार्ज सेल कार्सिनोमा हो गया, ये आपके पास पेरिफेरी के अंदर पाए जाते हैं। और ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चेस्ट एक्सरे के ऊपर देख रहे हो ना, ये पेशेंट के एपिक्स के अंदर कैंसर है, साथ स्मोकिंग कर रहा है, तो यहाँ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है या स्क्विमस सेल कार्सिनोमा है। पेशेंट का एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर है, बिल्डिंग की मतलब कि जो रूफ डेवलपमेंट है उनके अंदर पेशेंट काम करता है, या वॉल्स की डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, या फॉर्मेशन के अंदर काम करता है, तो उस पेशेंट के अंदर एस्बेस्टोस का एक्सपोजर, एस्बेस्टोस वाले पेशेंट के अंदर ना पेरिफेरल कार्सिनोमास होते हैं, जैसा मेसोथेलियोमा हो गया, ठीक है, या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ये चीजें आपने याद रखनी, दो टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं, सेंट्रल यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ, और हम दूसरे हमारे पास कौन से बच्चों, पेरिफेरल। सेंट्रल कौन से, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एंड द ट्यूमर सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आगे, इनको देखते हैं कि एक एक ट्यूमर के बारे में जो स्पेसिफिक चीजें हैं ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपके जो लंग कैंसर है ना, इनको हिस्टोलॉजिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वो हमने इनको लोकेशन के ऊपर डिवाइड किया था, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। फिर हम इनको डिवाइड करते हैं हिस्टोलॉजी की बेस के ऊपर। बच्चों हिस्टोलॉजी की बेस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा
और दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ द कार्सिनोमास, ठीक है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है और फिर हमारे पास होता है नॉन स्मॉल लंग कार्सिनोमा। बच्चों जो नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है इसके अंदर मजीद आगे सब टाइप्स होती हैं, जैसा कि एडिनो कार्सिनोमा, जैसा कि आपके पास स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, जैसा कि आपके पास लार्ज सेल कार्सिनोमा, जैसा कि आपके पास ब्रोंकियल कार्सिनोइड कार्सिनोमा, ठीक है। ब्रोंकियल कार्सिनोइड कार्सिनोमा या ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है बच्चों। ये सारे नॉन स्मॉल सेल है, इनके अंदर सेल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, काफी बड़े बड़े सेल्स होते हैं। अब देखो जो भी ट्यूमर है ना, उसके हमने दो तीन चीजों को देखना है। सबसे पहले सर वो ट्यूमर की लोकेशन क्या है, उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद सर उसकी हिस्टोलॉजी के ऊपर हमें क्या चीज फाइंडिंग नजर आएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ इन्हीं इन्हीं चीजों की बेस के ऊपर आपने डायग्नोज करना है। और मैं ऑन्कोलॉजी की जो एमसीक्यूज है, ये तो इनके जो मार्क्स होते हैं ये तो आप समझो फ्री हैं, क्योंकि आपने चीज याद की होती है। अब इसके अलावा जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें होती है ना, वो बंदा बाज का कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसके देखो ट्यूमर मार्कर्स हो गए, आपने ट्यूमर मार्कर सारे याद किए होते हैं। लेट्स सपोज अगर पेशेंट के अंदर है CA19-9 है, तो भाई पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा होगा। या इस तरह हमारे पास कोलोन कैंसर का अपना मार्कर होता है। तो जब आपने मार्कर याद किए तो वो आपको एग्जैक्ट कार्सिनोमा की तरफ पहुंच जाते हैं, तो उसको डायग्नोस करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ पर मार्कर्स भी चेक करेंगे, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब इसकी लोकेशन क्या है सर, सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि ये मोस्ट कॉमनली किन लोगों के अंदर आपको नजर आता है, जो स्मोकिंग करते हैं। तो काइंडली यहाँ पर आपने स्मोकिंग का वर्ड जरूर याद रखना है। स्मोकिंग सर इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, ये होता है सेंट्रल, मैंने आपको कई दफा बता चुका हूँ। इसकी लोकेशन आपके हाइलम के पास होती है। आगे आते हैं कि सर ये ट्यूमर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। सेल कौन से अनडिफरेंशिएटेड है, जहां पर भी कार्सिनोमा या ऑन्कोलॉजी के अंदर अनडिफरेंशिएटेड वर्ड लिखा होना, इसका मतलब है कि वो कार्सिनोमा बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो बहुत रैपिडली क्या होता है अपीयर होता है। तो सर ये जो हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये भी क्या है बहुत अनडिफरेंशिएटेड सेल हमें नजर आते हैं। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव से कार्सिनोमा हमारे पास, ठीक है, बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। आगे आते हैं कि सर यही जो हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा है ना, ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का भी काम करता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स बने हैं, अगर वो हार्मोन्स को या डिफरेंट इंजाइम्स को रिलीज करना शुरू कर दें, तो फिर हम उसको कहते हैं कि सर ये ट्यूमर क्या कर रहा है, ये पैरानियोप्लास्टिक फंक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, पैरानियोप्लास्टिक फंक्शन कर रहा है कि इट स्टार्टेड टू रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। अब देखो बच्चों जो डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं वो हार्मोन्स या एंजाइम्स को क्यों रिलीज करते हैं, मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा कंसेप्ट बताया हुआ है कि ट्यूमर आपके पास क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, कि जो सेल्स होते हैं सर वो बहुत स्पीड के साथ क्या करते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं आपके ट्यूमर्स के अंदर। बच्चों जब वो डिवाइड होते हैं ना इतनी रैपिडली, तो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल ये मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तो मेरे पास सेल अगर उसने 20 दिन के बाद डिवाइड होना, 24 दिन के बाद डिवाइड होना है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल एक सिंक्रोनाइज तरीके से डिवाइड होता है। लेकिन अब ये अनकंट्रोल्डली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका जो डीएनए उसके ऊपर जो जीन्स है, वो सारी जीन्स क्या हो जाती है, आपस में मिक्सअप हो जाती है। और उनके मिक्सअप होने की वजह से कुछ मिक्सअप हो जाती है, कोई डिलीट हो जाती है, कोई म्यूटेट हो जाती है। जो उनके अंदर मिक्सिंग जीन्स होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं फिर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। और वो फंक्शन हमारे पास क्या है कि सर वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं आपके हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो ये जेनेटिक चेंजेस की वजह से आपके जो ट्यूमर्स होते हैं ना बच्चों, ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। इसी तरह ये जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, ये क्या करके आप देखोगे यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स और एंजाइम्स को और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ये रिलीज करना शुरू कर देता है। उसमें सबसे पहले बच्चों ये हमारे पास काज करवा सकते हैं आपकी पेशेंट की बॉडी के अंदर लैम्बर्ट ईटन मस्थेनिक सिंड्रोम। अब बच्चों ये जो लैम्बर्ट ईटन मस्थेनिक सिंड्रोम है, ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग है। मतलब कि इस सिंड्रोम के अंदर ये जो आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ना, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज रिलीज करता है, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज किन के अगेंस्ट रिलीज करता है, कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट। क्या सर, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ऐसी एंटीबॉडीज उसने बनाना शुरू कर दी हैं, जिन्होंने क्या किया कि न्यूरॉन्स के ऊपर जो कैल्शियम चैनल्स है, उन कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर दिया। तो बच्चों जब वो कैल्शियम चैनल्स इनहिबिट होते हैं ना, तो हमें पेशेंट्स के अंदर ये लैम्बर्ट ईटन मस्थेनिक सिंड्रोम नजर आता है।
जिसके अंदर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है। अब ये लैम्बर्ट इटिन मस्तीनिक सिंड्रोम क्या होता है, जैसे मस्तीनिया ग्रेविस होता है ना, उससे मिलती जुलती इसकी सिम्टम्स होती हैं। लेकिन मस्तीनिया ग्रेविस के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बनती हैं। लेकिन जो लैम्बर्ट इटिन मस्तीनिक सिंड्रोम है बच्चों, इसके अंदर जो कैल्शियम चैनल आपको मैंने पढ़ाया हुआ ना, एक्शन पोटेंशियल और मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल भी था, पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल था, इसी तरह आपकी न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो जो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल होता है ना, जब आपने एसिटाइलकोलिन को यहाँ से रिलीज कराना था तो आपके लिए यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स बड़ा जरूरी होता है। और उस कैल्शियम को, जब कैल्शियम यहाँ से सेल के अंदर जाएगी तो यहाँ पर आपकी जो वेजिकल्स हैं वो फ्यूज होंगी मेम्ब्रेन के साथ। फ्यूज होने के बाद एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं तो आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब अगर देखो यहाँ पर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाए, क्या कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा? सर नहीं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। क्या आपके पास जो वेजिकल्स हैं वो फ्यूज होंगी मेम्ब्रेन के साथ? सर नहीं। देयर इज नो सेक्रेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन एंड देयर इज नो सेक्रेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन, there is no activation of the postsynaptic membrane. And if there is no activation of the postsynaptic membrane, तो पेशेंट रिस्पायरेटरी फेलियर, मतलब उसको इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी। उसकी जो आइज के मसल्स हैं वो आइज के मसल हमारे पास डैमेज हो जाएंगे। पेशेंट की बॉडी के जो दूसरे मसल्स हैं, मतलब उसको जल्दी टायर्डनेस, फटीग, थोड़ा सा चलता है उसी टाइम मतलब कि थकावट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके मसल्स प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो रहे थे। ये जो लैम्बर्ट मस्तीनिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है, वैसे हमने इसको डिटेल में न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ना भी है। तो आपको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर ये पेशेंट के अंदर ये वाला सिंड्रोम नजर आ सकता है। दूसरा बच्चा है पैरानियोप्लास्टिक माइलाइटिस। माइलाइटिस का सर हमारे पास जो माइलिन है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो वही बात है कि माइलाइटिस कैसे करवाएगा, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स यहाँ पर आपका रिलीज करेगा ट्यूमर। इंसेफेलाइटिस, आपकी जो न्यूरॉन्स है उनकी इन्फ्लामेशन, क्यों? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आपका ट्यूमर ने रिलीज करना शुरू कर दिया। पेशेंट के अंदर सब एक्यूट सेरिबेलर डीजनरेशन, सब एक्यूट सेरिबेलर डीजनरेशन। तो आपके पास जो सेरिबेलम वाला रीजन है बच्चों, उनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं, तो सेरिबेलम की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। और जब सेरिबेलम की डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, पेशेंट एटैक्सिया की सिम्टम के साथ आएगा, उससे सही से चला नहीं जाएगा। तो एक आपके लंग के अंदर ट्यूमर है, दूसरा पेशेंट से सही चला नहीं जा रहा। इसका क्या मतलब है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है that secreted the different antibodies that destroy your cerebellum, and if there's a destruction of the cerebellum, it can lead towards the ataxic symptoms. And next है सर, ये थे आपके पास न्यूरोलॉजिकल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, कि जिसमें आपके पास जो नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, वो इफेक्ट हो रहा है। सबके अंदर लैम्बर्ट इटिन में भी वो है, इंसेफ्लाइटिस में, माइलाइटिस में, सब एक्यूट सेरिबेलर डीजनरेशन, सब में आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रही है। आगे बाहर से आपके पास बच्चों एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। अब एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या है? जिसके अंदर यहाँ पर अब आपके पास स्पेसिफिक हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होंगे। ऊपर क्या था? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, एंटीबॉडीज रिलीज हो रही थी जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही थी। यहाँ पर एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का क्या मतलब है? यहाँ पर एंजाइम्स, हार्मोन्स ना, ये चीजें रिलीज होंगी। जैसा कि सबसे पहले सर, ये आपके पास काज कर सकता है कुशिंग सिंड्रोम। क्या काज करवा सकता है? कुशिंग सिंड्रोम। और एंडोक्राइन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम कैसे रिलीज काज करवाता है? बाय रिलीजिंग द एसीटीएच। सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम इसको कहते हैं, क्योंकि जो एसीटीएच है अब वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं हो रहा, वो कहां से रिलीज हो रहा है? आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से, वहां से एसीटीएच रिलीज हो रहा है। और एसीटीएच क्या करता है? आके आपके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एड्रीनल ग्लैंड से क्या रिलीज कराएगा? वो कोर्टिसोल। और अगर कोर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो पेशेंट में क्या हो सकता है? कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के आपको सिम्टम पता ही है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बफेलो हम्प, मून फेस, ये सारी सिम्टम आपको इस पेशेंट में नजर आती है, एमिनोरिया। ठीक है। और उसके बाद सर ये जो हमारे पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये क्या रिलीज करता है? SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। अब ये SIADH कैसे हो रहा है बच्चों? ये वही बात है, ACTH रिलीज कर रहा है। और अगर ACTH रिलीज करेगा तो हमारे पास जो सॉरी SIADH ये कैसे काज करता है? ये डायरेक्टली आपके पास जो ADH हार्मोन है, ये उसको ADH हार्मोन को ये रिलीज करता है। यहाँ पर ये इनिशिएटिव फैक्टर रिलीज नहीं करता जैसे इसने ACTH रिलीज किया था। ये डायरेक्टली आपका जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ना, जो ADH हार्मोन है, आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ये हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर SIADH हो जाता है। मैंने आपको एंडोक्राइन के अंदर भी पढ़ाया था कि SIADH का एक काज आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसके अलावा दूसरे काज एंटी साइकोटिक ड्रग्स थे, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स थे जो SIADH काज कर सकते थे। इसके अलावा जो नमोनिया था, नमोनिया की वजह से आपको SIADH हो सकता है। ठीक है। आगे आते हैं कि सर हमारे पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हुआ क्या है, कौन सी जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है?
तो बच्चों यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हुई है आपकी मैक ऑन्कोजीन की। जीन का नाम काइंडली याद रखना है आपने, कौन सी जीन है यहाँ सर, MYC। यहाँ मैक जीन के अंदर एम्पलीफिकेशन हुई कि उसने अपना जो रोल है वो ज्यादा प्ले करना शुरू कर दिया है, हाइपर एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से स्मॉल सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई एंड दे कैन काज द स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। सर ट्रीटमेंट क्या है इस पेशेंट का, जो ट्रीटमेंट वो है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। नोट मतलब ज्यादा पूरी डिटेल में तो नहीं लिखा हुआ इसका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का ट्यूमर, लेकिन इसका काइंडली आपने याद रखना है कीमोथेरेपी के ऊपर ना ये अच्छा इफेक्ट होता है। ये एमसीक्यू पूछा गया है कि क्या आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कीमोथेरेपी के साथ अच्छा इफेक्ट शो करता है, तो आपने आंसर कहना है यस सर, कीमोथेरेपी की वजह से इसकी सिम्टम सप्रेस हो जाती है। आगे आते बच्चों, जब मैंने यहाँ से इसकी बायोप्सी ली, क्योंकि आपको पता है ट्यूमर जितने भी होते हैं हमने उनकी बायोप्सी लेनी होती है, तो जैसे बच्चों आप इसकी बायोप्सी लोगे तो हमें कौन कौन से सेल, कौन कौन से मार्कर इसके सेल के, इस ट्यूमर के स्ट्रक्चर के अंदर नजर आते हैं। तो बच्चों उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है स्मॉल सेल, जिनको हम क्या कहते हैं, कलकिट्सकी सेल्स, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पर याद रखना है, देखो इसका नाम भी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, तो ये जो आपके पास कलकिट्सकी सेल्स होते हैं ये भी स्मॉल होते हैं, शायद इन्होंने डायग्राम बनाई हुई यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये जो आपको स्मॉल सेल नजर आ रहे हैं ना, ये सारे सेल क्या हैं, कलकिट्सकी सेल्स हैं, ये स्मॉल सेल्स हैं। और जब आप इनके ऊपर स्टेन डालोगे तो ये किस तरह के नजर आते हैं बच्चों, स्मॉल डार्क ब्लू सेल। यू वर्ड का एमसीक्यू है ये वाला, डार्क ब्लू सेल्स। और वो बताएंगे हमने उसका इस तरह हिस्टोलॉजी ली, हिस्टोलॉजी के ऊपर हमें डार्क ब्लू सेल्स नजर आते हैं, तो पीछे डायग्नोज पूछ लेते, तो वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का पेशेंट, ठीक है बच्चों। तो कलकिट्सकी या स्मॉल सेल आपको नजर आते हैं। इसके अलावा कौन सा मार्कर पॉजिटिव है बच्चों, क्रोमोग्रानिन ए पॉजिटिव है, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेस पॉजिटिव है, और तीसरा हमारे पास क्या है, स्नैप्टोफिजिसन पॉजिटिव है। ये तीन मार्कर्स आपने काइंडली याद रखने हैं, क्योंकि इनके अंदर एक और डिजीज है, नीचे हमारे पास ट्यूमर है क्रोमोग्रानिन ए, जो है ना ये ब्रोंकियल कार्सिनो, उसके अंदर भी ये क्रोमोग्रानिन ए पॉजिटिव होता है, स्मॉल सेल के अंदर और ब्रोंकियल के अंदर ये पॉजिटिव होता है। तो अगर उन्होंने क्रोमोग्रानिन ए लिखा हो ना, स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, स्मॉल सेल कार्सिनोमा की तरफ आपने जाना, ठीक है बच्चों। तो ये तीन मार्कर्स आपने काइंडली याद रखने हैं। कोलकिट्स की सेल हिस्टोलॉजी के ऊपर नजर आते हैं, क्रोमोग्रानिन ए पॉजिटिव है, उसके बाद न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज पॉजिटिव है। अब ये जो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज है ना, इसको NSE लिखा जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना कर देना कि सर ये पता नहीं NSE क्या है, तो ये न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज क्या है, जो आपको वहां पर पॉजिटिव नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है स्नैप्टोफिजिसन, ये मार्कर भी आपको पॉजिटिव नजर आता है, किसमें, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर। तो काइंडली ये जो इसकी पैरानियोप्लास्टिक फंक्शन है ना, लैम्बर्ट ईटन मस्टीनिक सिंड्रोम, पैरानियोप्ला, उसके बाद इंसेफ्लाइटिस, सेरिबेलर डिजेनरेशन, उसके बाद ये कुशिंग सिंड्रोम और SIADS, ये 5-6 काइंडली याद रखिएगा। इनमें हर में से इनमें से 6 से 7 एमसीक्यूज हैं यू वर्ल्ड के, तो अगर आप एक दफा याद कर लोगे तो आपके वो सारे एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे। अब इसके साथ बच्चों, अब मैं नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में आपको डिस्कस करवाता हूँ स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, क्योंकि ये दोनों जो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ना, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो दूसरे नंबर हम ना इसको डिस्कस करते हैं। आपका जो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा बच्चों, ये भी क्या है, सेंट्रल है, मैंने आपको क्या पहले ही बताया हुआ है ना कि जिनका स्टार्ट S से होता है ये सेंट्रल होते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, ये दोनों क्या है, सेंट्रल ट्यूमर्स, ठीक है। सर ये हमारे पास किस लोकेशन में, हिलार में है, मतलब वही ना सेंटर, जहाँ पर फाइलम के पास ही पाया जाता है। अराइजिंग फ्रॉम द ब्रोंकस, कि आपके पास जो ब्रोंक्यूल्स है ये वहां से अराइज होता है। उसके बाद सर कैविटेशन हमें नजर आती हैं, कैविटेशन आपको कहाँ पर, ये कैविटेशन आपको कैसे नजर आती है वो मैं आपको भी आपको बताता हूँ। ये कैविटेशन वो वाली नहीं है, आपके ट्यूमर वाली नहीं है, जो हमने कहा था कि टीबी वाला पेशेंट है तो एक्सरे के ऊपर आपको कैविटेशन नजर आएंगे बच्चों। ये कैविटेशन होती है कि ये जो आपके पास बोन्स के अंदर ये कैविटीज बना देता है। कैसे बनाता है अभी आपको यहाँ पर नीचे जाके हम डिस्कस करते हैं। बच्चों जो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा है ये रिलीज करता है क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड। पैराथायरॉयड, वैसे तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन वो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है ना, लेकिन बच्चों जो आपका स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा जिस पेशेंट की बॉडी के अंदर होता है ना, उसके अंदर ये पैराथायरॉयड हार्मोन भी वहां से भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा तो ये क्या करता है जाकर, सर ये हमारे पास बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है, और वहां पर मतलब कि बोन की रिजॉर्प्शन शुरू कर देता है, या ओस्टियोप्रोसिस करवाना शुरू कर देता है। तो अगर आपके पास बोन की रिजॉर्प्शन होगी बच्चों, तो आपकी बोन्स के अंदर क्या बन जाएंगी, कैविटीज, ठीक है। और अगर आपकी बोन्स की रिजॉर्प्शन होती है तो बोन से क्या निकलता है, कैल्शियम, तो इस पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आपको पता है
कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन जब ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए ना, तो आपके पास हाइपर कैल्सीमिया काज करता है, जिसका पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं अक्सर। ठीक है, तो पेशेंट क्या है सर, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा वाला पेशेंट काइंडली याद रखिएगा, सिगरेट पी रहा होगा और पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया की सिम्टम्स होंगी। हाइपर कैल्सीमिया की सिम्टम क्या है भाई, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या क्योंकि आपकी जो कैल्शियम होती है ये न्यूरॉन्स की ना हाइपर एक्टिविटी को ये इनहिबिट करती है। तो अगर आपकी कैल्शियम ज्यादा है ना, तो आपकी ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को और ज्यादा कम कर देती है। आपकी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कैल्शियम कम करती, काइंडली याद रखिएगा। अगर कैल्शियम ज्यादा है तो आपकी न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव मतलब इनहिबिट हो जाएंगी। अगर आपकी न्यूरॉन्स ज्यादा इनहिबिट हो जाएंगी तो आपके जितने भी बॉडी के फंक्शन है वो सारे स्लो डाउन हो जाएंगे। इसी तरह जब कैल्शियम कम होता है तो आपकी न्यूरॉन्स ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। जब ज्यादा एक्साइटेड होती हैं तो आपकी बॉडी के जो फंक्शन है ना, न्यूरॉन्स के जो फंक्शन है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, मतलब आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है या मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर पेशेंट स्मोकर है, 40-50 साल उसकी एज है, सेंट्रल ट्यूमर है, साथ कॉन्स्टिपेशन है, फटीग है, जल्दी थक जाता है, तो भाई स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। क्यों थक रहा है भाई, हाइपर कैल्सीमिया हुआ है, और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से पेशेंट के अंदर ना ये कॉन्स्टिपेशन, आपको पता है हाइपर कैल्सीमिया की वजह से और क्या होता है, किडनी स्टोन। तो पेशेंट किडनी स्टोन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। वैसे मैंने है ना ये दोनों क्यों आपको सबसे ज्यादा पता है किसने कंफ्यूज करना है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ने और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं इसका। ट्रिक इसका ये जो इसका पैरान्यूप्लास्टिक फंक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। ट्रिक इसका ये है, सिर्फ आपने याद करना है पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड। मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड की सिम्टम हाइपर कैल्सीमिया वाली आ रही है ना, तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अगर इसके अलावा कोई भी सिम्टम आ रही है, वो लैम्बर्ट-ईडेंट की है, वो SIADH की है, वो हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम की है, वो सारी स्मॉल सेल की है। हाइपर कैल्सीमिया वाली सिर्फ इसकी है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। हाइपर कैल्सीमिया के अलावा जो भी अभी वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की भी। आगे सर जब इसकी हिस्टोलॉजी हम करेंगे तो आप सबको पता है बच्चों, जब भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना, तो आपको कैरेटिन पल्स नजर आती है। यहाँ पर आप देख लो, ये कैरेटिन पल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी अकॉर्डिंग टू द USMLE एग्जाम। ये आपको पल्स जो ये चमकते पल्स नजर आ रहे हैं ना, ये स्क्यूमस सेल्स हैं हमारे पास, ये मर्ज स्क्यूमस सेल्स होते हैं। ठीक है, तो चाहे आपकी स्किन का स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा है, आपकी एसोफेगस का है, चाहे आपकी लंग्स का स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा है, सब के अंदर आपको पल्स सेल्स मिलते हैं। तो जहां पर भी पल्स सेल पॉजिटिव निकले ना, तो आपने स्क्यूमस के बारे में ही सोचना है। इसके अलावा क्या है सर, इंटरसेलुलर ब्रिजेस आपको नजर आती है, ये ज्यादा नहीं पूछा गया इसमें। ज्यादा पूछा क्या गया है, ये कैरेटिन पल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज के जो सेंट्रल ट्यूमर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। बाकी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, बाकी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर के, क्योंकि कल हमें छुट्टी है, कल हमने सारा दिन जो लेक्चर है ना आपका ये रिस्पायरेटरी को कल हम वाइंड अप कर दें। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।